हुए आज तक ये हमेशा खुश रहने वाली, हमेशा उत्साह में रहने वाली, इनके साथ में जो भी कोई 2 पल बिता लेता है वो भी स्फूर्ति से भर जाता है। तो ऐसी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर रमा सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच पर। और रमा जी, आपको अपने संस्मरण सुनाने हैं। कवि सम्मेलनों का बहुत बड़ा भंडार, बहुत सारे संस्मरणों का भंडार आपके पास है, लेकिन मैं हरि जी से अनुरोध करूंगी, हमारे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के जो महासचिव हैं और बहुत ही कर्मठता पूर्वक कार्य करते हैं, कि डॉक्टर रमा सिंह जी के कुछ चित्र हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे अपने श्रोताओं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अलग अलग तरह के इतने सारे चित्र देखे, घूंघट लिए हुए भी चित्र देखा। तो कितने सारे, एक ही जीवन में कितने सारे व्यक्तित्वों को दिया आपने। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमा जी। और आपका कवि सम्मेलन कैसे आपने प्रारंभ किया, कब से लिखना शुरू किया, यहीं से बात शुरू कर। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कीर्ति आपको कि आपने मुझे इस पर आमंत्रित किया अपने मंच पर, और आज कुछ कहने का, कविता के अलावा कुछ कहने का मुझे अवसर दिया है। अमृत महोत्सव भी है और इसके साथ साथ नारी सशक्तिकरण भी है, नवदुर्गा चल रहा है। तो ऐसे में अपनी बात कहना एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी बात को खुल कर कहे। और मेरा मानना है कि इस उम्र में भी आकर अगर मैंने नहीं कहा तो फिर हम कब कहेंगे। तो कवि सम्मेलन का जो शुभारंभ हुआ था, ये गाजियाबाद में ही किया था मैंने। सबसे पहला यही मैंने पढ़ा था, क्योंकि उसके पहले मैं कहीं आती जाती नहीं थी, लिखती रहती थी। पर आचार्य चिमटन सुमन जी थे, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे दिल्ली में। जब वो उनसे मेरा, क्योंकि मेरी पीएचडी उन्हीं के अंडर में हुई थी, तो उन्होंने कहा तुम लिखती हो तो कई साहित्यकारों को जानती हो। मैं कि मैं तो गाजियाबाद में पहली बार गई हूँ शिफ्ट करके, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली में रहती थी। और दिल्ली में बहुत पर्दा, अभी आपने घूंघट में चित्र देखा ना, तो दिल्ली में बहुत पर्दे में रही, तो कहीं आना जाना नहीं था, किसी से मिलना नहीं था। और गाजियाबाद भी आने के बाद एकदम हिम्मत नहीं पड़ती थी कहाँ जाए मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। और फिर मुझे उन्होंने गाजियाबाद के साहित्यकारों से मिलवाया, जिसमें गोपाल कृष्ण कौल थे, सरस जी थे, मेहंदी नजमी थे, अदीब साहब थे। तो ये काफ़ी, डॉक्टर कुंवर बिपिन थे, ब्रजनार गर्ग थे, श्याम निर्मम, धनंजय सिंह, ब्रजेश भट्ट। तो ये एक ऐसा था कि हम लोगों की गोष्ठी होती थी और गोष्ठी में मिलते। तो 1-2 साल तो उसी में मैंने सुनाना शुरू किया। बाद में लगा कि नहीं, रमा जी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, तो इनको मंच पे बुलाया जाए। तो सबसे पहला मंच मुझे गाजियाबाद में ही मिला। ये यहाँ पे एक संस्था बनी हुई है जिसके अध्यक्ष उस समय तेलूराम कंबोज कृष्ण मित्र जी थे। तो उन्होंने उसमें मुझे बुलाया और काफी बड़ा मंच था, क्योंकि वो जो कभी लाल किले पे आते थे वही कभी एक दिन 24 जनवरी को है ना, 26 24 जनवरी, जनवरी हाँ को होता है, हाँ। 26। हाँ, तो वो, तो उस समय 26 जनवरी को दिल्ली में होता था और 25 को यहाँ या 27 को यहाँ होता था। तो ये 24, 25, 26, 27 डेट आगे पीछे होती थी। पर वो सारे कवि जितने लाल किले पे होते वो सब गाजियाबाद में आते थे। तो उनसे कभी कभी मुलाकात होती थी। और उसी मंच पे जब पढ़ने का अवसर मिला, तो डरती तो मैं थी नहीं शुरू से, क्योंकि गेम्स स्पोर्ट्स में रही, कॉलेज में लेक्चरर थी, तो डर तो था ही नहीं। तो जो हमने कहा, जो हम पढ़ेंगे, हम, मेरी माँ ने एक ही चीज सिखाई थी, जो तुम लिखोगी वो तुम लिखोगी, जो तुम पढ़ोगी वो तुम पढ़ोगी। तो मैंने कहा, तो जो मेरा लिखा है मेरा ही पढ़ना है, तो मैं अपना खुल के क्यों ना पढ़ूं। जब मैंने खुल के पढ़ा तो यहाँ सबको बहुत पसंद आया, और उसके बाद धीरे धीरे आगे आगे मंच मिलते चले गए। तो दिल्ली से बढ़ के फिर मैं एनसीआर रीजन में आने लगी।
छोटे छोटे मंच मिले, फिर बड़े मंच मिले, और सबसे बहुत बड़ा मंच मुझे पहला मिला रेणुकूट का। 84 अच्छा। की बात होगी। हाँ। रेणुकूट में 2 दिन होता था कार्यक्रम। उस समय कुछ कवि ऐसे मुझे मिले जो शायद पहली बार मुझे मिल रहे थे। तो जी। उनकी आंखें बड़ी ऐसी पेनिट्रेटिंग होती ना, तुम तो रही हो मंच पे। हाँ जी। तो ऐसी कि तुम कौन। तो अब तो मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, तब इतनी मोटी नहीं थी। तो शरीर भी अच्छा था, लंबाई भी अच्छी थी, कदकाठी। तो वो लोग इतने मुझसे देख रहे थे कि उनके देखने से मुझे लग रहा था कि ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनकी शायद दृष्टि ऐसी होगी। पर 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो, तो जितने थे सब एक से ही थे, एक थाली के चट्टे-बट्टे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम अकेली यहाँ हो तो उनको झेल जाओ। फिर हम अपने कमरे में चले गए। जब शाम को कार्यक्रम शुरू हुआ तो उनको ये था कि भई ये पहली बार आई हैं, इनको उखाड़ा जाए। तो मुझे उन्होंने जो है ओम प्रकाश आदित्य के बाद खड़ा कर दिया। अब ओम प्रकाश आदित्य जो है इतने स्थापित कवि थे उस समय, हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर छंद पढ़ते थे। और उसके बाद उनको ये था कि अब रमा जी आएंगी, और वो अब शनिदेव जा रहे हैं, लक्ष्मी आ रहे हैं, तो ये भी मुझे बुरा लगता था। अच्छा भाई अच्छा। किसी हाँ पुरुष हाँ। को, अच्छे कवि को शनि क्यों कहा जाए। बिल्कुल संचालक का बिल्कुल। दायित्व है अच्छी बातें कहिए ना, आप अच्छी बातें सुनाएंगे। मेरा तो मानना ये है कीर्ति, जब हम अच्छा खाना बनाते हैं तो अच्छा परोसते हैं, जब बनाना ही अच्छा नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम। तो आजकल के जो संचालन कौन कवि कर ना, रहा था? संचालन संचालन कौन कर रहे थे? डॉक्टर उमेश शंकर कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने, उस समय किस्सा बहुत चलता था, मैंने इधर भी हाँ देखा था, बहुत पर यहाँ, चलता था, हाँ, हाँ चलता था। यहाँ मैंने किसी से कहा नहीं, पर वहां पता नहीं मैं रुक नहीं पाई, क्योंकि पूरे दिन से सबकी दृष्टि को झेलती रही। तो मैंने, जब मेरा नंबर आया तो मैं उठ के खड़ी हुई, मैंने कहा कि देखिए ये भी एक प्रोफेसर हैं और मैं भी एक प्रोफेसर हूँ, पर दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। उन्होंने जिस प्रकार से ओम प्रकाश आदित्य जी को भेजा और जिस प्रकार से मुझे बुलाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे लक्ष्मी कहा, ये सरस्वती का मंच है और मैं इस यहाँ पर सिर्फ उस माँ के आदेश से ही काव्य पाठ करूंगी। और मैं शुरू में कुछ आपसे बातें करती हूँ, अपने तरन्नुम में पढ़ूंगी आपको, और जो आपको पसंद आए तो मैं आगे पढ़ूंगी, अन्यथा मैं बैठ जाऊंगी। और मैंने लफ्ज पहचानने की कोशिश, क्योंकि 2-3 लोग पढ़ चुके थे पहले। मैं एकमात्र कवियत्री थी, तो बीच में थे, तो बीच में ही कहीं नंबर आना था, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने देशभक्ति से शुरू किया, और मैंने नब्ज पकड़ी और जनता मेरे साथ हो गई। फिर मैंने खूब सुनाया जम के, और दूसरे दिन भी हुआ, दूसरे दिन तो वहां भी मैंने जम के सुनाया। पर यह चीज है कि उसके बाद पहली बार जो मैंने किसी को टोक दिया था, उसके बाद कभी किसी कवि की यह हिम्मत नहीं हुई कि हिम्मत नहीं मंच हुई। से जो नोक झोंक होती है वो नोक झोंक जी। करे, जो आजकल मंच पे चलती है जमने के लिए। वो एक मंच को हाँ। हल्का जो कर देते हैं। मंच हल्का नहीं है। एक समय था ना कीर्ति, कि जब महादेवी वर्मा थी, सुभद्रा को मैं चौहान थी, दिनकर, पंत, बच्चन, ये लोग मंच पे हुआ करते थे। जब मैंने काका हाथरसी जी का साक्षात्कार किया था, तो मैंने उनसे पूछा कि काका जी आपको इस सब के इनका मंच पे कैसा लगता है। फिक्की में कार्यक्रम हुआ था, और फिक्की के बाद में हम्म। इनका साक्षात्कार करने गई थी, दिनकर पे कार्य करी थी उस समय। तो बोले कि रमा जी, मैं पीछे दुबक के बैठता हूँ, आगे बड़े बड़े साहित्यकार बैठते हैं, और मैं पीछे दुबक के बैठता हूँ, क्योंकि मैं, मेरी कविता कोई कविता थोड़ी है, मैं तो वैसे सुना देता हूँ छक्के वक्के। तो मैंने कहा नहीं, आपको लोग पसंद, वो पसंद करते हैं बात अलग है, पर जो दिनकर लिख रहे हैं, जो पंत लिख रहे हैं, जो बच्चन लिख रहे हैं, जो ये सब सुना है, वो सब मैं कहाँ हूँ। ये काका हाथरसी का कहना था, ये मैंने साक्षात्कार में दिया है। परंतु आज जब मैं मंच पे जाती हूँ, तो जो अभी 1-2 साल से जो अभी आने शुरू हुए हैं, चाहे कवि हो या कवयित्री, वो ऐसे मंच पे घेर के बैठ जाते हैं। और जो हम जो वरिष्ठ हैं, हम वरिष्ठ लोग चुपचाप जाके पीछे बैठ जाते हैं कि जब हमारा नंबर आएगा उठ के पढ़ देंगे, फिर हम उठ के चल देंगे। तो ये जो तब्दीली आई है मंच के अंदर, ये जी। बहुत गंभीर समस्या है। ये उस समय नहीं थी। पहले सम्मान दिया जाता था और मंच छोड़ के कोई नहीं जाता था। मैं एक बार पंडारा रोड की बात बताती हूँ। पंडारा रोड हम लोग गए थे, अमरकंटक के नीचे है। वहां तो दिन में एक आए आयोजक 2-2:30 बजे कि रमा जी आप तैयार हो जाइए। मैंने कहा आपका कार्यक्रम कितने बजे? 4 बजे, 5 बजे, 6? कि नहीं वो तो रात को 8 बजे शुरू होगा। मैं कि अभी 3 बजे में क्यों तैयार हो जाऊं? कि नहीं वो कवियत्री तो तैयार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आप दरवाजा खटखटाइए मत, हम तैयार हो रहे हैं, तैयार होकर बाहर निकल आएंगे टाइम पे। मैंने अच्छा, कहा जी मैं, रात में कार्यक्रम है और दिन में तैयार हो रही है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं तो कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो मुझे तो तैयार होना नहीं, एक मेरी बिंदी, एक मेरी लिपस्टिक, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को जब शुरू में मंच पे आई थी तो मुझे ये कहा था आचार्य क्षमचंद सुमन जी ने कि मंच पे चलना तलवार की धार पे चलना है।
और मुझे पता है तुम चल सकती हो, तुम बहुत दबंग हो, तुम किसी को घास नहीं डालोगी। ये सारे ऐसे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि अच्छी कविता मंच पे आए। तुम अच्छी कविता करती हो, वरना ये कवि सम्मेलन भांडों का मंच हो जाएगा। उनका कहा हुआ आज 30-35 साल के बाद साबित हो रहा है कि भांडों का मंच हो रहा है। रमा जी, आपको थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगी कि ये हाँ हमारे जी। बीच में श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी हैं और हमारे संस्था के प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष हैं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं, क्योंकि कवि सम्मेलन इतनी अच्छी विधा है। कविता को सीधे सीधे श्रोताओं तक पहुंचाने का उपक्रम करता है कवि सम्मेलन, इसलिए कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। सब तरह के लोग कवि सम्मेलन में हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और थोड़े से खराब से लोग भी हैं, लेकिन मैं सभी लोगों को समाहित करके चलती हूँ। ओम प्रकाश जी से आग्रह करती हूँ कि कौन कौन लोग हमारे पटल से जुड़े हैं, कृपया श्रोताओं के नाम बताएं और साथ में कुछ सक्रिय श्रोताओं के नाम अगर आप बताना चाहें तो वो भी बताएं, फिर हम जी बातचीत नमस्कार, आपको भी सादर नमस्कार और रमा जी को भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है। और सभी श्रोताओं दर्शकों का जो हम सभी हमारे मंच के साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मंच की ओर से। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मैं कुछ लोगों के जो नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं पटल पर, मैं नाम ले देता हूँ। अलका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, मोहन लाल मालवीय जी जुड़े हुए हैं, कर्मेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, आनंदा पाटनी जी हैं, प्रेम बिहारी मिश्र जी हैं, विकास मिश्रा सागर जी हैं, राम किशोर उपाध्याय जी हैं, राम गोपाल चौबे जी हैं, साजन ग्वालियरी जी हैं, रवि यादव जी हैं, हीरो अदवानी जी हैं, बलराम श्रीवास्तव जी हैं, समोद सिंह चरोरा जी हैं। तो आप तमाम श्रोताओं का पूरे मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक आभार आपका जुड़ने के लिए। सुषमा सिंह जी भी हैं, डॉक्टर सुषमा सिंह, सुनीला नारंग जी भी हैं, विपिन दीक्षित जी हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं पूरे मंच की ओर से। और प्रमीला शरद व्यास जी भी हैं, गुज्जुल जी भी हैं, सीमा श्रीवास्तव जी हैं। तो पूरे मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ लोगों के नाम अगर छोड़ गए हो तो माफ़ी चाहता हूँ। सवदेश सिंह चरोरा जी भी हैं, भाभी जी को नमस्कार, मंच की ओर से स्वागत है आपका। तो जैसे जैसे और नाम मुझे पटल पर दिखते रहेंगे मैं उनके नाम बताता रहूँगा। प्रमीला शरद व्यास जी जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर सुषमा जी हैं, सभी को प्रणाम कह रही हैं, सवदेश सिंह चरोरा जी सभी को नमन कह रही हैं, रविशंकर पाठक जी भी हैं, वो सभी को नमस्कार कर रहे हैं। और गुज्जुल जी कह रही हैं रमा जी एक आदर्श व्यक्तित्व का नाम है, गुज्जुल जी ये कह रही हैं। और कमांडो समोद सिंह चरोरा जी भी हैं, उनको भी सादर नमन। कीर्ति जी ओम प्रकाश जी को जय हिंद जी, जय हिंद, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ विपिन दीक्षित जी हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत नाइस कह रहे हैं। और सुनीला नारंग जी कह रही हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और राम गोपाल चौबे जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कही, रमा जी ने जो बात कही थी उसका संदर्भ है। और आदरणीय बलराम श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बहुत शानदार कार्यक्रम है। हीरो अदवानी जी कह रहे हैं मनोरंजक और संस्मरण सुना रहे हैं। रवि यादव जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पटल से जुड़े सभी गुणीजनों को सादर नमस्कार प्रणाम। और आदरणीय साजन ग्वालियर जी भी है, स्वागत कर रहे हैं रमा जी का। डॉक्टर अंजू लता सिंह हैं, वो भी कह रही है रमा कीर्ति जी लाजवाब शख्सियत है, आप दोनों को कह रही हैं वो। और आदरणीय रामकिशोर उपाध्याय जी भी हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम है। तो इस तरह बहुत सारे श्रोता अभी जुड़े हैं। सभी से निवेदन यह है कि इस कार्यक्रम को जितना ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ये, क्योंकि बहुत वरिष्ठ कवित्री आदरणीय रमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ जुड़ी है और बहुत अच्छे से संस्मरण उस समय के अपने समय के सुनाएंगी वो। तो अजय अज्ञात जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। और हम कुछ साथियों को अपने सक्रिय श्रोताओं का नाम अनाउंस करते हैं, उनके लिए हम एक प्रमाण पत्र मंच की ओर से देते हैं, सक्रिय श्रोता सम्मान। तो अभी मैं 3 श्रोताओं के नाम लूंगा जो हमारे सक्रिय श्रोताओं का प्रमाण पत्र जिनको आज दिया जाएगा। वो है आदरणीय मोहन लाल मालवीय जी हैं, वो जुड़े भी हुए इस कार्यक्रम में। आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई। ये आपको प्रमाण पत्र भेजा जाएगा हमारे मंच की ओर से। आप हमारे समस्त कार्यक्रमों में उपस्थिति देते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा है श्री कर्मेश सिन्हा जी।
कर्मेश सिन्हा जी को भी बहुत बहुत बधाई सक्रिय श्रोता क्या बात सम्मान है। के लिए। और इसी प्रकार आप अपना सहयोग देते हुए हमारे मंच के सभी कार्यक्रमों को खूब आगे बढ़ाएं, यही कामना है। बहुत बहुत बधाई मंच की ओर से। और बहुत श्रीमती ममता किरण जी भी आज का सम्मान उनको दिया जा रहा है, सक्रिय श्रोता सम्मान। अभी वो जुड़ी नहीं है, वाह शायद वाह वाह। जुड़ेंगी। उनको भी बहुत बहुत बधाई मंच की ओर से, उनको भेजा जाएगा अभी ये प्रमाण पत्र हमारी ओर से। और बाकी 2 श्रोताओं के नाम हम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। तो कीर्ति जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बीच में एक बार फिर से हम नए श्रोताओं के नाम लेंगे जो आज जुड़े हुए हैं। जी कीर्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको सक्रिय श्रोताओं का प्रमाण पत्र मिला है उनको बहुत बहुत बधाई। और आगे भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक बहुत विस्तृत फलक है कवि सम्मेलन का, और इसके हर आयाम को हम छूने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज डॉक्टर रमा सिंह जी हमारे बीच में हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, इतनी लंबी यात्रा कवि सम्मेलन की इनकी है। तो मैं चाहूंगी रमा जी कुछ प्रेरक संस्मरण भी आपके पास होंगे, क्योंकि कवि सम्मेलन जितना बाहर से चमक दमक वाला दिखाई देता है, लेकिन जो लोग कवि सम्मेलन में जाते हैं उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और विशेष रूप से महिला होने के नाते तो अलग तरह की बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि 10 कवि सम्मेलन की जब टीम बनाई जाती है, आज भी मैं देखती हूँ कि जब अगर हम 10 पोस्टर देखें कवि सम्मेलन के, तो उनमें से 9 पोस्टर में ऐसा होगा कि अधिकतर कवि होंगे और एक आध कोई कवयित्री होगी। तो एक अकेली ठीक है। कवयित्री को लंबी लंबी यात्राएं करके और किस तरह से कष्टों बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं। आज ही मैंने एक पोस्टर देखा है, हिंदी समिति अमेरिका का ये पोस्टर है, जिसमें कि 8 कवि हैं और एक कवयित्री है। मैंने उसमें लिखा भी है कि 8 कवि और एक कवयित्री। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे बुलाया जाए, लेकिन कम से कम अनुपात तो ठीक रखें। अगर 8 कवियों 8 अगर 9 लोगों को बुलाना है आपको, तो उनमें से कम 4 या 3 कवियत्रियां रखें, बाकी कवि रखें। इस तरह का भी रख सकते हैं या आधा आधा भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह का होता नहीं है। तो ऐसे में किन कठिनाइयों का सामना आपको भी करना पड़ा और मुझे भी करना पड़ा, तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। आपके अनुभव बहुत व्यापक है रमा जी। आपका म्यूट है माइक शायद। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने मुझसे कि कवि सम्मेलन की कठिनाइयां क्या हैं। और मैंने जो महसूस किया कि जैसे भारतीय समाज पुरुष सत्तात्मक है, उसी प्रकार से ये कवि का मंच भी पुरुष सत्तात्मक हो गया है। पुरुषों के हाथ में वर्चस्व है और वो जिसको चाहते हैं उस कवि को बुलाते हैं। अगर मैं इन शब्दों में कहूं कि उनकी पाली हुई कवियत्रियां आगे आती हैं, जो मौलिक कवियत्रियां हैं उनको वो आगे नहीं आने देते, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे देखते देखते कितनी कवियत्रियां आई मंच पर, 2 साल में 3 साल में गायब हो गई, कहाँ चली गई उनके आज अते पते नहीं है। अगर वो वास्तविक कवियत्री होती तो जैसे हम चलते आ रहे 42 साल से मंच पर, उस प्रकार से मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रही होती। तो ये जो कवियों का जो एक स्वरूप है, ये बहुत विकृत हो गया है। ये पहले ऐसा विकृत नहीं था, पर धीरे 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 जब से मंच पे पैसा जुड़ गया, और पैसा जुड़ने के बाद जब आयोजक भी बदल गए, पहले साहित्यकार आयोजक होता था, फिर पैसे वाले आयोजक होने लगे, और उनका ये कहना हो गया कि हमें कवियत्री इस उम्र की चाहिए, इतनी सुंदर कवियत्री चाहिए, जो हमारी बात मान ले, वो कवियत्री चाहिए। तो कवि तो फिर ऐसा ढूंढ के लाएगा, जो नहीं मिलेगी तो उसके बाद भी वो कहीं से वो एक कवियत्री पैदा कर देगा। और हमारे कितने कवियों ने कितनी कवियत्रियां पैदा की हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये बहुत कटु सत्य कह रही हैं आप, और बिल्कुल बिल्कुल बहुत खोल के कह रही हैं, इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, कटु सत्य है, क्योंकि मैंने इसको झेला है। मेरा नाम कई बार होने के बावजूद कट जाता रहा। मुझे लोगों ने कहा कि रमा जी आप आई नहीं हमारे मंच पे। मैंने कहा आपने बुलाया कब? कि नहीं, हमने उनसे कहा था मैं कि आज जो भी मुझे बुलाए वो मुझे डायरेक्ट फोन करे। और आज का समय तो फोन का हो गया। हम जब थे उस समय तो घरों में फोन भी नहीं था, चिट्ठियां आती थी, टेलीग्राम आते थे। उस समय मैंने बहुत मंच किए। जब चिट्ठियों और टेलीग्राम का समय था तब कोई नाम नहीं कटवा सकता था ना, तो उस समय मैंने बहुत मंच किए। पर अब जब से मोबाइल आ गया, घर घर में फोन आ गए, तो एक कवि ठेका ले लेता है, और ठेका लेने के बाद वो अपने कवियों को, अपनी टीम को बुला लेता है, और उसके बाद उन्हीं को लेकर जाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के ही हो कवि, तो वो जाते हैं तो अखिल भारतीय कहलाते हैं। सही बात है। अखिल भारतीय तो अखिल भारतीय होना चाहिए ना, हर राज्य का होना चाहिए कोई ना कोई। कम से कम 8 कवि ले जा रहे हो, 8 राज्य के तो हो।
और आप दिल्ली एनसीआर के जाके वो कहते हैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हो रहा है, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है मंच पे, आप बताइए। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज बिल्कुल सही। आज हर कवि सम्मेलन राष्ट्रीय और विराट हो रहा है, चाहे 4 लोग बैठे हो उसमें। वो अपने मन से ना राष्ट्रीय है ना वो विराट है, वो सब पैसे के दास हैं। बिल्कुल सही कहा। सीधी बात मैं कहती हूँ, सिर्फ पैसा उनको चाहिए, लिफाफा। क्योंकि एक बार मैं दिल्ली गई थी एक मंच पर, वहां पे अचानक कुछ ऐसा हादसा हो गया कि वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो ये हुआ कि भाई अब ये कार्यक्रम नहीं होगा, आप लोग जाइए, बाहर झगड़ा हो गया, कुछ ऐसा हो गया था। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हम जाने लगे तो कुछ कवियों ने कहा अरे आप तो आए हो, अपना लिफाफा तो लेके जाओ। मैंने कहा भैया मैंने कविता नहीं सुनाई थी, लिफाफा कैसे ले लूं? फिर हमारी आप बेवकूफी कर रही हो, हम आए तो हैं। अरे आए हैं तो क्या हो गया इसके अंदर? पर लोग लिफाफा देखने लगे, कविता सुनाने का उनका कोई धर्म नहीं है, जितना मोटा लिफाफा उतना सुनाएंगे। छोटा लिफाफा है 1 कविता सुनाएंगे, बड़ा लिफाफा है 2 कविता सुनाएंगे, बहुत मोटा लिफाफा है तो 1 घंटे तक हटेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। ये माइक का जो हो गया है, ये मंच और माइक जो हो गया है ना, ये कवि सम्मेलन को बहुत गलत दिशा दे रहा है। कविता कविता नहीं रही, सम्मेलन सम्मेलन नहीं रहा। आज 4 चुटकुले जोड़कर अगर कहते हैं ये कविता है तो मैं उसको कविता नहीं मानती। कविता लिखने के लिए तपना पड़ता है, कविता लिखने के लिए उस पीर को वरना जैसा बेवकूफ थे कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा खान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। क्या बेवकूफ थे जो लिख के गए थे? या घनीभूत पीड़ा थी मेरी आंखों में आज उतर आई, ये सब क्या ऐसे ही कवि थे जिनको आज हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं? ये कितने कवि इस समय मंच पे है जो सिलेबस में पढ़े जाएंगे? कभी इनका नाम आएगा क्या? पाठ्यक्रम में आएंगे क्या? अरे आपको कविता करना, हम आपसे कोई गुरेज नहीं है, पर आप एक गुरु बनाइए, कम से कम अंदर पीजिए उस दर्द को, पीड़ा को महसूस कीजिए। आप पीड़ा महसूस ही नहीं करते, 4 चुटकुले जोड़े और आपने कविता बना दी। वो कविता कविता नहीं होती है। कविता कोई के ऐसा भी कोई प्रसंग आया दीदी आपके जीवन में कि जब आप गए और उसके बाद कहीं बारिश आ गई या कहीं, एक तो आपने झगड़े वाला बता दिया, लेकिन आपने जैसे अभी ये कहा कि पुरुषों का वर्चस्व रहा है हमेशा कवि सम्मेलन में, तो कभी आपने अपना वर्चस्व बनाने के लिए या महिलाओं का वर्चस्व बनाने के लिए कोई उपक्रम किया कवि सम्मेलन में? नहीं, मैंने इस काम में इसलिए ज्यादा हाथ नहीं डाला है क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती रही और मेरे साथ गृहस्थी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, तो मैंने कभी इस चीज को हाथ में नहीं लिया। हाँ, गाजियाबाद कवि सम्मेलन में एक 88 कवि सम्मेलन होता था कवि नगर फेडरेशन का, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कवियों को बुलाना है, तो उसमें मैं ये करती थी 5 पुराने और 5 नए कवि को रखती थी। मैंने 15 साल कराया उस गाजियाबाद से मैंने इस देश को 70 नए कवि दिए, क्योंकि उस समय मैं पूरे देश में घूमती थी। आज जिस नीरज पुरी का आप नाम पढ़ते हैं या इस प्रकार के कितने, आप कुमार विश्वास से प्रवीण शुक्ल, दिनेश शुक्ल, ये क्या वो गुप्ता जो फायदा, मतलब ऐसे कितने ही नाम हैं जो 70 नाम मैंने नए कवि दिए हैं। पर आज वो 70 ऐसे हो गए कि जैसे रमा सिंह को पहचानते नहीं है। कौन रमा सिंह? अच्छा वो, हाँ, मतलब कुछ तो ये कहना वो लिखती क्या है। तो एक बहुत बड़े डीएम थे, उन्होंने उनको डांट दिया कि उनके लिखने पे आप मत जाइए, आप क्या लिखते हैं ये बताइए, वो जो लिखती है वो हमें पता है। तो ये जो छोटे मुंह बड़ी बात कहने वाली, कोई शर्म नहीं, हया नहीं, लिहाज नहीं, ये जो आजकल के कवियों में चल रहा है, जो उभरते हुए कवियों में चल रहा है, ये बहुत मतलब दर्द देने वाली चीज है। हम लोगों ने अपने बड़े कवियों को कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा सम्मान में रहे, उनके आगे झुके ही रहे, उनसे सीखा ही। इतनी लंबी लंबी ट्रेन की यात्राएं हमने की हैं। उस समय कहाँ रिजर्वेशन मिलते थे? उस समय कौन आपको फ्लाइट का पैसा देता था? तो कैसे यात्राएं करी आपने? पहले के कोई संस्मरण सुनाइए कि जिस समय जैसे तार, नहीं पहले तो चिट्ठियां आती थी, और अगर चिट्ठियां आई और उसके बाद चिट्ठियों का कोई प्रसंग सुनाइए, अगर आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा कि जब चिट्ठियों से आमंत्रण आते थे और जब कवि सम्मेलन निरस्त होने की बात होती थी तब टेलीग्राम आया करता था, लेकिन वो टेलीग्राम भी कई बार समय पर नहीं पहुंचता था। तो कभी ऐसा हुआ है? अरे एक जगह ऐसा हुआ, मैं चित्रकूट पहुंच गई, उनका टेलीग्राम यहाँ बाद में आया, मैं चित्रकूट पहुंच गई। अब जिन्होंने आयोग थे, मैं उनके घर पहुंच गई। उन्होंने कहा रमा जी आप आ गई? मैंने कहा मैं आ गई हूँ, कि कार्यक्रम तो है ही नहीं। देखिए आपने मुझे सूचना नहीं दी कि नहीं टेलीग्राम किया था, मैं टेलीग्राम तो मिला ही नहीं। और उस समय रिजर्वेशन कितनी मुश्किल से होता था, यहाँ से करवी तक जाना एक महाकौशल मिलती थी जो करवी तक जाती थी,
तो उसके अंदर उतरना, सुबह 4 बजे उतरना, 4 बजे रात शाम को ट्रेन पकड़ना, कॉलेज से आना, भागते हुए आना, दिल्ली जाना। उस समय टैक्सी भी दिल्ली में इतनी नहीं चलती थी, तो जैसे तैसे करके बस पकड़ना, ये पकड़ना, लोकल ट्रेन पकड़ना, फिर आप पहुंच रहे हैं, निजामुद्दीन से जाती थी उस ट्रेन को पकड़ना, भागते भागते ट्रेन पकड़ी जाती थी, और वहां पहुंचो तो कहते हैं साहब कार्यक्रम तो है ही नहीं, तो सोचो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। तो ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे हाँ साथ भी हुआ है पहले से। जब टेलीफोन केवल एक वो हाँ घर पे लगा हुआ चोंगा, वो हमारे यहाँ नहीं था हाँ उस समय। हाँ, तो तो मेरे इंदौर यहाँ भी का नहीं था। कार्यक्रम था, हाँ इंदौर का हाँ कार्यक्रम था, तो मैं हाँ पहुंच गई, किसी अखबार का हाँ कार्यक्रम था, पहुंच गई। हाँ तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम तो निरस्त हो गया। हमने तो हाँ टेलीग्राम कर दिया, तो मैंने कहा मुझे तो मिला नहीं। लेकिन इतने हाँ सज्जन लोग थे कि उन्होंने हाँ दूसरे दिन इंदौर के जितने भी विद्वान लोग थे उन्हें बुलाया, साहित्यकारों को, और एक हाँ, गोष्ठी की मेरे सम्मान में। जबकि मैं तो वो बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन हाँ उन लोगों का हाँ बड़ी बड़ी सदाशयता उस समय हाँ, थी। पर ये भी मैं आज 25-30 साल पहले की बात बता रही हूँ, पर उन्होंने भी फिर डीएम से बात की, फिर डीएम ने माइक लेके पूरे शहर में अनाउंस कराया कि वो आ गई हैं, और शाम को मंदिर के प्रांगण में उनका काव्य कविता पाठ पाठ होगा। होगा। हाँ, हाँ, और आप लोग आइए, और आप यकीन मानना कीर्ति, इतने लोग इकट्ठे थे, और 2.5 घंटे अकेले काव्य पाठ मैंने किया, बहुत और खूब, उन सबने बहुत सुना। खूब। वाह वाह। वो मतलब ये इस प्रकार का होता है, कई बार होता है, इस प्रकार की बात हो जाती है कि हम पहुंचते हैं। ऐसे कलकत्ता का हुआ, मुझे बुला लिया 2 प्रोग्राम के लिए, और वहां पहुंची तो एक बड़ा प्रोग्राम था, एक छोटा था, होली का समय था, तो मैं पहुंच गई वहां पर। वहां जाके पता चला जो जिनके बड़ा आयोजन था, उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, आयोजन नहीं होगा। अब जिसने मुझे बुलाया वो बड़ा परेशान। मैं कि भाई इसमें तुम्हारे जीवन मृत्यु पे तुम्हारा हाथ तो नहीं है, तुम क्या करोगे? कि नहीं आप दीदी बैठो, मैं अभी आता हूँ, आप नहा धो के तैयार हो। वो पता नहीं कहाँ गए, और जाके अच्छा 3 दिन का मेरे रुकने का था, पर साहब एक जगह उन्होंने जाके बात की। वहां जाके मैंने काव्य पाठ के, सब कहने लगे आपके पास तो हास्य व्यंग है ही नहीं, हास्य व्यंग है ही नहीं, आप क्या सुनाएंगे? मैं कि जो है वही सुनाऊंगी, और कुछ इतना तो मैं लिख ही लूंगी। तो थोड़ा बहुत मैंने वो कर लिया, जोड़ तोड़ कर ली वहां पे हास्य व्यंग के अनुसार, और पर मैंने अपनी रचना सुनाई। और ये समझो कि एक दिन में 4-4 सम्मेलन, 2 दिन में, 3 दिन में मैंने 10 सम्मेलन किए ट्रेन पकड़ने के पहले। वहां 2.5-2.5 घंटे के होते हैं। हाँ, एक बिल्कुल। जगह काव्य पाठ करके वो उससे वो बुला के ले गया, फिर अगला बुला के ले गया, फिर अगला बुला के ले गया, दिन में 4, दूसरे दिन 4, और तीसरे दिन ट्रेन के पहले 2 सम्मेलन। ये 10 सम्मेलन में करके आई, जबकि एक निरस्त हुआ, उसके बदले में इतने कार्यक्रम करके आई। तो वहां इन सबको लगा, वहां जाके मुझे एक चीज और पता चली कीर्ति, क्या? हमारे कवियों के भी ग्रुप है। ये 3-4 हाँ। ग्रुप होली पे वहां पहुंच जाते हैं कलकत्ता, और फिर कहते हैं आपस में कवि बदल लेते हैं वहीं पर, कि भाई वो वहां गया तो अब तू उनके चले जाना, तू उनके चले जाना। इस प्रकार से करके ये 10-15 दिन वहां रह के आते हैं, ये वहीं मुझे पता चला। तो उनमें से, जबकि मैं इतनी जमी, हर गोष्ठी में गई, सबने खूब याद किया, परंतु इन जितने कवि वहां थे, ये 4 ग्रुप जो थे, इनमें से एक ने भी आज तक मुझे नहीं बुलाया। और वहां आप तो सोच शो के लीजिए। हिसाब से होते हैं ना, वहां तो कवि सम्मेलन नहीं होते, शो होते हैं। सुबह का शो, दोपहर का शो, शाम का शो, नहीं, रात का शो। 2-2 उस घंटे के एक ही हॉल में हाँ 4 शो होते हैं कवि सम्मेलन के। हाँ कविताएं हाँ वही रहती हैं, केवल कवि लोग कभी कभी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, श्रोता बदल जाते हैं। तो ये नहीं भी नहीं, एक अलग अद्भुत नहीं अनुभव होता है। वो 4 ग्रुप होते हैं ना, 4 ग्रुप एक दिन में ही सुनाते हैं। ये पहला एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा, फिर चौथा। पर मैं तो अलग अलग स्थान पे गई और अलग अलग सुनाया मैंने। पर आज तक मैं कहती हूँ, ये जितने भी दिग्गज कवि हमारे जो हैं, जो तथाकथित दिग्गज है, मैं नहीं मानती कोई दिग्गज है ना, परंतु उन्होंने आज तक मुझे किसी भी कवि सम्मेलन में नहीं बुलाया। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछती हाँ हूँ, आपका इतना हाँ अनुभव है, तो पहले जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पहले पहले हाँ कविताएं मंच पर हुआ करती थी और हास्य कम हुआ करता था। हाँ लेकिन जी हाँ दिनकर जी जी थे, जब बच्चन जी थे, महादेवी हाँ जी कभी कभी आए हैं, बाद में उन्होंने मंच छोड़ दिए। लेकिन हाँ तब कविताएं प्रमुख होती थी, गीतों का साम्राज्य था। फिर हाँ धीरे जी धीरे हास्य कविताएं और हास्य कवि, बाद में चुटकुले ही चुटकुले होने लगे। तो इसका हाँ जी। कारण आप क्या मानती हैं? आपका कोई प्रसंग या कोई संस्मरण इस तरह का है बताने के लिए? देखो देखो, एक चीज मैं बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, बदायूं में कार्यक्रम रखा उर्मिलेश जी ने, उसमें मुझे बुलाया, और दिल्ली से हम 5-7 लोग गए, अलग अलग 2 टैक्सी थी, उसमें हम लोग चले गए थे। तो मेरे साथ ओम प्रकाश आदित्य भी थे, राधेश्याम प्रगल्भ भी थे, अल्लड़ बीकानेरी भी थे, सुरेंद्र दुबे भी थे, है ना, और दूसरी टैक्सी में दूसरे लोग भी थे। जब मैं वहां पहुंची और मैं जब मंच पे पहुंची,
तो मुझे लगा कि तुम कहाँ फंस गई आज इन सब के बीच में। 11 हास्य के विराट कवि शैल चतुर्वेदी, प्रदीप चौबे, निर्भय हाथरसी, और ये जो मेरे साथ दिल्ली से गए ये सारे, और मैं अकेली कवियत्री। मैंने कहा आज तो तुम गई काम से, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों के बीच में। पर कीर्ति एक चीज बनाए, ये जो जितने हास्य के थे इनको इन्होंने एक एक बार सुना, और हर 4 कवि के बाद एक बार मेरा नंबर आता था, 2-3 गीत या गजल सुनाती थी। मैंने 4-5 बार सुनाया, उन लोगों ने एक एक बार सुनाया। यानी श्रोता अच्छे गीत और गजल सुनना चाहते हैं, हास्यवंग वही चुटकुले हैं, उन चुटकुलों को कोई कब तक सुनेगा ये बताइए। ये बात बिल्कुल गीत सही कही है कि श्रोता अच्छी कविता सुनना चाहते हैं, लेकिन श्रोताओं तक अच्छी कविता पहुंचने के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं। बाधाएं तो आयोजक सबसे बड़ी बाधा है। अगर एक साहित्यकार आयोजक होगा तो अच्छी कविता सुनने को मिलेगी। आयोजक अगर पैसे वाला है और सिर्फ पैसा फेंक तमाशा देख तो ऐसी कविताएं सुनने को मिलेंगी। आजकल आप देखो जी टीवी पे, इस टीवी पे, आज तक पे, उस पे जो आ रहे हैं, आप क्या उनको कविता कहती हैं? जितनी कवित्रियां आती हैं क्या वो देखने में कवित्रियां लगती हैं? कवित्रियों का जो एक चेहरे की जो ओज होता है ना, ओज तेज, वो तो है ही नहीं। जो अंदर का जो चेहरे का आत्मभाव जो ऊपर चेहरे पे निखर के आता है वो तो नहीं मिलता मुझे कहीं भी। अंदर से जो भाव निकल के आता है, अंतस चेतना जागृत होनी चाहिए। इनकी कितनों की अंतस चेतना जागृत है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। आप आते हैं बिल्कुल सच सवर के आ रहे हैं, आइए, पर सजना संवरना ही कविता नहीं होती। कविता का संवरना और बात होती है। कविता के लिए आप जितना कल्पना जगत में उड़ते हैं उतना धरती के नीचे भी जाना पड़ता है, बहुत गहराई में जाना पड़ता है, उतनी शब्दावली निकाल के लानी पड़ती है, आपको तपना पड़ता है। एक एक गीत को लिखने में आप एक बार लिख लीजिए रफ, फिर उसको फेर करते 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 आपको 10, 15, 20, 25 दिन लग जाते हैं, तब वो जाके एक गीत बनता है, तब वो निकलता है, तब आह से निकलता है, वहां तक जाता है। जो सिर्फ वाह से निकलता है वो जीभ जीभ से निकल जाता है, गले से निकल जाता है, तो जो दिल से निकलता है वो दिल तक जाता है। इसलिए जब मैं मॉरिशस दोबारा गई 84 के बाद, तो मेरे को मेरा गीत गुनगुनाते हुए वो लोग मुझे रिसीव करने आए थे। क्यों आए थे? मेरा गीत उनको क्यों याद था? कुछ तो बात होगी मेरे गीत में। तो कौन सा गीत गुनगुना रहे थे वो, जरा 2-3 पंक्तियां हमें भी सुना दीजिए। वो वही गीत है, बहुत प्यारा गीत है मेरा। बात करें पीपल की छांव तले, बात करें पीपल की छांव तले, चलो रे भैया चलो चलो गांव चले। बात करें पीपल की छांव तले, चलो रे भैया चलो चलो गांव चले। गोबर और मिट्टी से अंगना लिप जाए, सौंधी महक मेरी सांसों को भाए। संध्या में तुलसी की दीपक और बाती, संध्या में तुलसी की दीपक और बाती, पिछवाड़े गैया की बछिया राम भाती, पिछवाड़े गैया की बछिया राम भाती। ममता के आंचल की छांव तले, ममता के आंचल की छांव तले, चलो रे भैया चलो चलो गांव चले। ये गीत था। वाह 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 वाह, सचमुच में बाहर के लोग तो अपने गांव को, अपने घर को इतना मिस करते हैं, तो उन्हें तो ये गीत वास्तव में बहुत अच्छा लगता होगा। आप विदेशों में भी गई, हाँ आप विदेशों में भी गई हैं, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा? कोई वहां का कोई वाकया, कोई किस्सा जो आपको ध्यान आता हो, वो भी अगर सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। 2 किस्से में अलग अलग सुनाऊंगी। एक मॉरिशस का था, 1990 की बात है। राजेंद्र अवस्थी या इनकी टीम लेकर गए थे कवियों की। वहां पे धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्यों का पूरे विश्व का सम्मेलन था। उस सम्मेलन में कवि सम्मेलन रखा गया था, तो मुझे और डॉक्टर कुंवर बेचैन के लिए टिकट वहीं से आया था, तो वहाँ की सरकार ने भेजा था, क्योंकि हम 84 में जा चुके थे। हमारा वहाँ गीत गजल का प्रभाव बहुत अच्छा था उन लोगों पे, तो वहाँ की सरकार ने 2 टिकट भेजे थे, और यहाँ से राजेंद्र अवस्थी टीम को लेकर गए थे। उसमें यहाँ से कुछ लोग गए थे, तो वहाँ उन्होंने जाके इस प्रकार का अपना स्वरूप दिखाया उन कवियों ने, कि मुझे वहाँ के जो आयोजक थी कहने लगे, रमा जी अगर आप बुरा न माने तो इनको उठा के समंदर में फेंक दूं क्या? अच्छा, कौन कौन कवि थे वहां पर?
उसमें सुरेश निरल भी थे, प्रकाश प्रलय थे, मनोज वो भी वहीं के हैं। मनोहर वहाँ मनोज के क्या, मनोज, मनोहर मनोज हाँ जबलपुर के कटनी है ना। कटनी हाँ कटनी। कटनी के, हाँ कटनी के वो थे। एक दो और थे, उनका नाम अभी मिस कर रही हूँ। पर इन लोगों ने ज्यादा, क्योंकि मनोहर मनोज ना वो केसरिया वस्त्र पहनते थे, भगवा वस्त्र, और बैठ के सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने उनको कई बार मना किया कि भाई आप सिगरेट ना पिए, क्योंकि हम भारतीय बच्चों को बचा रहे हैं भारतीय संस्कृति के लिए। हम तो सिगरेट और शराब से बहुत दूर रखते हैं बच्चों को, और आप ये भगवा वस्त्र पहन के, साधु के वस्त्र पहन के, और आप इस प्रकार से सिगरेट पी रहे हैं। वो माने ही नहीं। उन लोगों को बहुत गुस्सा आया, कहते रमा जी उसको उठा के फेंक रहा हूँ समंदर में। मैंने कहा ये मत करो। फिर मैंने सुरेश नीरव जी से कहा, मैं कि सुरेश नीरव जी ये आपके शागिर्द हैं, इनको जरा समझा लीजिए, वरना ये लोग ऐसे कह रहे हैं। पर जबकि सुरेश नीरव भी बहुत नाराज हो गए थे बाद में, क्योंकि मेरी डॉक्टर कुंवर बेचन की पुस्तक का लोकार्पण अनिरुद्ध जगन्नाथ जी ने, अभी आपने फोटो दिखाई थी, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी ने वहां किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने काव्य पाठ किया, और उसके बाद क्या हुआ कि पूरे मॉरिशस में लाइट चली गई, और अच्छा। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को घाना जाना था, तो वो तो घाना कैसे के लिए निकल गए, और वहां लाइट नहीं रही, पूरे मॉरिशस में लाइट नहीं थी। तो जब इन लोगों से काव्य पाठ करने के लिए कहा गया, तो ये लोग बहुत गुस्से हुए कि इन दोनों का पहले करा दिया और फिर लाइट चली गई। अब वहां भारत की तरह लाइट थोड़ी जाती है कि यहाँ का स्विच गया, तो पूरे आइलैंड पे ही नहीं थी मॉरिशस में, तो उसमें वहां के लोग क्या कर लेंगे। तो भारत की टीम गई, तब वहां जाके ठीक किया। अब यहाँ से जाने में भी टाइम लगता है, 6 घंटे लगते हैं मॉरिशस पहुंचने में। तो भारत से टीम जाएगी इंजीनियर्स की, वो वाला के ठीक करेगी, तब लाइट आएगी ना। इसमें सुरेश नीरव जी जो बहुत गुस्से हो गए कि इन लोगों को तो सुनवा दिया, हमें नहीं सुनवाया। मॉरिशस में इंजीनियर्स नहीं है क्या लाइट ठीक करने वाले? वहाँ उस समय इतना ज्यादा वो नहीं था, और सब जो भी चीजें होती थी इंजीनियरिंग की, वो ज्यादातर भारत से जाती थी, या तो लंदन से या भारत से, तो ये चीज होती थी। तो वहां पे उस समय नहीं था, तो सुरेश नीरव जी भी बहुत नाराज हुए इस चीज को लेकर। तो एक तो ये हुआ, और दूसरे जो हम लंदन गए थे, तो लंदन में मैं तो सिर्फ पेपर रीडिंग के लिए गई थी, आधुनिक हिंदी कविता पर वहां कुछ लोगों ने मेरे शेरो शायरी ऐसे सुने चलते फिरते, तो उन्होंने कवि सम्मेलन में नाम दे दिया। मुझे नहीं पता था, हम जब कवि सम्मेलन था तो हम तो जाके हॉल में बैठ गए कि भाई अब काव्य दूसरे लोगों को सुनना है, हम भारत के आए हुए सब बैठे हैं। अब बैठे तो हम लोग बैठे हुए थे, तो जब नाम अनाउंस हुए, तो कन्हैया लाल नंदन जी संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने पहला नाम अनाउंस किया डॉक्टर कुंवर बेचन का, दूसरा किया अशोक चक्रधर जी का, और तीसरा नाम उन्होंने मेरा अनाउंस कर दिया। तो मेरे साथ जितनी कवियत्रियां बैठी थी वो कहते, रमा दीदी आप झूठ बोलती हैं, आपने नाम दे दिया था अपना वहां पे, और हमसे झूठ बोलती है। जबकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा नाम वहां पर है। मैंने नाम दिया ही नहीं। जब 600 डेलीगेट गए, 300 ने अपना नाम दे दिया कवि सम्मेलन के लिए। अब 300 तो काव्य पाठ नहीं करेंगे, 3 घंटे का कार्यक्रम है, अब उनको तो सेलेक्ट करना था। वो जिसको सेलेक्ट कर, मैं जाके मैंने आज तक, कीर्ति सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने कभी किसी को पत्र लिख के ये नहीं कहा मुझे बुला लो, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा फोन करके कि आप मुझे बुला लीजिए, मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं आपसे इतना पैसा चाहती हूँ। हाँ, अगर आप उनको इतना दे रहे हैं आपकी टीम में, तो मेरा भी सम्मान रख लीजिएगा, ये तो मैंने कहा है। ये कभी किस खुल सन के की बात है? किस सन की बात थी और कौन कौन कवित्रियां थी वहां पर? ये 99 में गए थे, विश्व हिंदी सम्मेलन था ना, उसमें गए थे हम लोग। हाँ, तो कई लोग, सरोजनी प्रीतम भी थी मंच पर, तो हम लोग थे। एक डॉक्टर रमा सिंह लखनऊ से आई थी, वो थी। तो मुझे तो उन्हीं का पता था, रमा सिंह लखनऊ वाली आ रही हैं, वो जाएंगी मंच पे, मैं नहीं हूँ। परंतु जब मुझे बुला लिया, तो उन सारे ने बायकाट कर दिया, और दिल्ली भी आने के बाद कई वर्षों तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। अब बताइए इसमें मेरा क्या दोष? अगर मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, किसी ने सुन लिया, मेरा नाम दे दिया, मैं गई भी नहीं, आयोजक कौन, छांटने वाला कौन, कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कुछ भी, और नाम हो गया, तो आप क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? आप अच्छा इतना ये लिखो बताइए, ना। ये बताइए दीदी, मैंने, हाँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि कवियों में उतनी ज्यादा जलन नहीं होती आपस में? बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो नहीं बोल रही हूँ कुछ भी अपनी तरफ से, कहते हैं कि कवियों में उतनी जलन आपस में नहीं होती, लेकिन कवित्रियां आपस में बहुत जलती हैं। क्या आपका अनुभव भी ऐसा रहा है कभी? देखो दोनों में होती है। एक दो कवि तो ऐसे मिले कि तुम कुंवर बेचन इतना अच्छा कैसे लिखते हैं, जब टीवी पे आते मैं टीवी को बंद कर देता हूँ। अच्छा। वाह वाह वाह। कर देता हूँ। मतलब उन्होंने ये सही स्पष्ट है। कहा, सामने कहा, इसे मैं कह रही हूँ, है ना। और कवियत्रियों में तो मैं कहती हूँ आप प्रतिस्पर्धा रखो, ईर्ष्या मत रखो।
बिल्कुल भाई बिल्कुल जो सही। जो चीज आपको नहीं पता है आप पूछो ना। हम लोग बैठे हैं, हम हिंदी साहित्य देखो 20-21 साल तक तो पढ़ा एमए करते करते, उसके बाद 35 साल पढ़ाया हमने, तो हम तो हिंदी साहित्य में रचे बसे हैं। जो चीज आपको नहीं समझ आती हम आप हमसे पूछ लीजिए, हमें नहीं आएगा तो पूछ के बता देंगे आपको, पर आप शब्दों का चयन सही करें। दूसरे क्या होता है कीर्ति, गायन का प्रभाव बहुत पड़ता है। आप एक तहत में पढ़ते हैं, आप अगर गजल पढ़ रहे हैं वो तहत में पढ़ लेंगे बहुत प्रभावशाली होगी, पर गीत आप तहत में पढ़ेंगे तो इतना प्रभावशाली नहीं बनेगा। बिल्कुल गीत सही गीत कह ही रहे है। हैं। गीत गीत में तो गाया गेय, ही जाएगा। गीत में गेय शब्द है, गेय यानी गाना है। आप गाएंगे तब गीत गीत कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा, है ना। तो गीत तो बिल्कुल। गाया ही जाएगा। और जब आपको गाना नहीं आता, आप लिख कितना भी अच्छा लो, प्रस्तुति करना अच्छी नहीं होगी, तो आप कैसे आगे जाएंगे ये बताइए। आगे जाने के लिए जितना अच्छा लिखना है उतना अच्छा प्रस्तुतिकरण का होना भी बहुत जरूरी है। अपने आप में बिल्कुल। आत्मविश्वास का होना जरूरी है। और गाने के लिए स्वर का सधा हुआ होना बहुत जरूरी है। अगर आपके स्वर सधे हुए नहीं है तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते। एक ये मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे, कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कविताएं तो नहीं लिखती हैं, लेकिन गाना बहुत, मतलब जिनकी आवाज बहुत अच्छी है। तो क्या आपके आप भी ऐसे लोगों से परिचित हुई हैं कि जिन जो कविताएं लिखने में उतनी निष्णात नहीं है, लेकिन बल्कि निष्णात क्या कहना चाहिए कि वो उन्हें उन्हें नहीं उसके नहीं। प्रति आस्था भी नहीं है, आस्था भी नहीं है, हाँ। लेकिन वो उनका स्वर बहुत अच्छा है। क्या ऐसे लोग भी कवि सम्मेलन के मंच पर हैं? आपका पाला पड़ा है कभी? पहले उर्दू के मंच पे मैं ये देखती थी, बहुत छोटी उम्र की शायरा आ जाती थी। तो एक बार ग्रेटर नोएडा के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, रमानाथ जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और वहाँ बहुत कम उम्र की शायरा आके ऐसे ऐसे शेर पढ़ रही थी। तो मुझसे रमानाथ जी कहते हैं, रमा जी मैं आज तक ऐसी शेर नहीं कह पाया इतनी उम्र के होने के बाद भी, कि इतनी छोटी छोटी सी इनके पास ऐसे भाव कहाँ से आ जाते हैं। और उनसे रहा नहीं गया, जब अध्यक्षीय भाषण हुआ तो उन्होंने कहा कि भैया आप सब शायरा एक लाइन में खड़े हो जाए, मैं चरण छूना चाहता हूँ कि भैया थोड़े अच्छा। भाव छू के मेरे। तो हम्म। और अब हिंदी में भी ये बात हो गई है कि बहुत सी ऐसी कवियत्रियां हैं जिनका अपना लेखन नहीं है, औरों का लिखा पढ़ रही हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उससे बहुत दिग्गज दिग्गज कवि जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि रमा जी ने ऐसा ऐसा कह दिया। पर बहुत कवियत्रियां ऐसी हैं जिनकी जिंदगी इन कवियों ने बर्बाद कर दी। 4 साल लेके घूमे, फिर किसी और को दे दिया, 4 साल वो लेके घूमा, किसी और को दे दिया, और वो कवियत्री न शादी न कुंवारी रही न शादीशुदा रही। सीधी बात मैं कहती हूँ, उस कवियत्री का लेकिन बहुत बुरा हाल हो गया लेकिन है। ऐसे में ये होता है कि उस कवित्री का तो जो हाल हुआ सो हुआ, लेकिन जो मौलिक रचनाकार हैं, जो मौलिक मौलिक प्रतिभाएं हैं उस दौरान जो आती हैं, उन्हें फिर रास्ता नहीं मिल पाता, उन्हें मंच नहीं मिल पाता, क्योंकि सारे जगह पर तो उन्हीं की वो ही व्याप्त हो जाती हैं जो तो, कवित्रियां नहीं हैं, लेकिन उन्हें कवित्रियां बना दिया गया है, उन्हीं को तो सारे इसके मंच दिलवा दिए जाते हैं। तो वो उस समय जो नई प्रतिभाएं आती हैं और वो मंच पर आना चाहती हैं, उनके लिए क्या रास्ता है? आप इतने वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी उनके कि उनके उनके लिए लिए क्या तो रास्ता बचता मैं एक चीज सोचती हूँ, एक चीज इस कोरोना काल ने बहुत अच्छी चीज की कि इस समय मौलिक कवियत्रियां बहुत अच्छी अच्छी निकल के आई हैं। और हमें चाहिए कि एक कवियत्री मंच अलग से बनाया जाए, और हम कवियों पे निर्भर न करके हम कवियत्री सम्मेलन कराएं। एक बार कालपी में कवियत्री सम्मेलन हुआ था, कई वर्ष हो गए उसको भी, और वहां पे लोग सिर्फ ये देखने आए थे कि ये कवियत्रियां कैसी कविता करती, देखने आए थे, सुनने नहीं आए थे। और है? उसका संचालन मेरे हाथ में था। और रात को 2 बजे जब पहला दौर समाप्त हुआ तो कम से कम 2,500-3,000 लोग थे। इंटर कॉलेज की बिल्डिंग थी, एक भी बंदा वहां से नहीं गया। सुबह 5 बजे खत्म हुआ और उसकी रिकॉर्डिंग इतनी बिकी, इतनी बिकी, इतनी बिकी कि वो आयोजका ने मुझे फोन करके कहा कि रमा जी गजब हो गया। ऐसा आयोजन मैंने आज तक नहीं देखा। कवियत्रियां बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, उनको अवसर नहीं मिलता, अवसर ये लोग नहीं देते, क्योंकि पुरुष सत्तात्मक ये समाज है जिसमें कवि लोग जो उनका वर्चस्व हावी है, जब तक आप इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक मौलिक कवियत्री आपको मंच पे नहीं मिलेगी। बहुत सही कहा दीदी आपने। और मैंने तो कम से कम 100 कवयित्री सम्मेलन आयोजित किए हैं, और वाह वाह। लगातार मैंने कई कई जो अखबार वाले कराते हैं, पहले वो कवि सम्मेलन कराया करते थे, मेरे सुझाव पर उन्होंने कई सारे सीरीज में कवयित्री सम्मेलन भी आयोजित किए। और बहुत लेकिन बढ़िया। एक बात मैं कहूंगी कि कवि सम्मेलन का बजट बड़ा होता है, लेकिन जहाँ कवयित्री सम्मेलन का नाम आता है बजट आधा कर देते हैं, और फिर नहीं दोनों नहीं। की तुलना करते हैं। मेरी बात सुनिए, लेकिन दोनों की हाँ, तुलना करते हैं
कि कवि सम्मेलन अगर 1.5 लाख में हो रहा है तो कवित्री सम्मेलन आप कर लीजिए 90,000 में या 75,000 में कर लीजिए, 75 में, और 75 में कर लीजिए, और दोनों की तुलना करेंगे फिर कि वो कवि सम्मेलन इतना जमा, कवित्री सम्मेलन उससे ज्यादा जमना चाहिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दोनों का बजट बराबर रखिए, फिर एक से एक कवित्रियों को हम वहाँ बुला सकते हैं, जिस तरह कवि सम्मेलन का बजट रख रहे हैं। अगर उतना ही आप कवित्री सम्मेलन का बजट रखेंगे तो देखिए कि कवित्री सम्मेलन उससे कितना आगे जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बात को समझते नहीं है लोग। मैंने अपने खुद लड़ाई लड़ करके इतने सारे कवित्री सम्मेलन आयोजित किए हैं, और आपने किया जो कवित्री सम्मेलन, उसका संस्मरण आपने सुनाया ही यहाँ पर। हाँ जी, तो नहीं, कवित्रियां बहुत अच्छी हैं, परंतु पता नहीं वो कभी लोग इनकी जेब से, आयोजकों की जेब से कैसे पैसा निकाल लेते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। हमें तो उनको कहना, जब उनका बजट कम होगा, रमा जी हमारे पास तो 50,000 का बजट है इसमें, अरे 50, अभी कोई कभी कहेगा 50,000 प्रवीण शुक्ल ले जाता है एक बार में। ये आज से 15 साल पहले 50,000 था उसका। तो बताइए, एक कवि के जो आप देते हो मानदेय, उसमें आप चाहते हैं कि पूरा कवियत्री सम्मेलन हो जाए, कैसे हो जाएगा? ये सोचने की बात है कि कवियत्रियां जो हैं घर परिवार छोड़ के समय चुरा के लिखती हैं, इसलिए सच्चाई लिखती हैं, उसमें कहीं झूठ फरेब नहीं है, वो अपने दिल की बात लिखती हैं। ये कभी लोग जो हैं इधर उधर का तोड़, उधर का जोड़, उधर का जोड़, वो सब कर लेते हैं, और बाद में साहब हम तो बहुत जमे, बहुत जमे, बहुत जमे। क्या जमे आप? मतलब मैं बाराबंकी की बात बताती हूँ। एक हाथ के कवि दिल्ली के थे, नाम ध्यान में उतर रहा है, वो उठे वहां कविता सुनाने लगे अपनी हाथ से की, तो वहां से आप बैठ जाइए, गीत गजल हो अच्छा तो सुनाइएगा, हमें ये सब नहीं सुनने चुटकुले। हमने और की कवि जब दूसरी बार कविता सुनाने लगे उसी को उसी मंच पे, क्योंकि ये तो आप पिछले साल मतलब यहाँ आए थे, सुना चुके हैं, कोई नई कविता हो तो सुनाइए। तो ये स्थितियां हैं। उसके बाद भी आयोजकों की ये आंख कान नाक सब बहरे, जैसे संसद बहरी हो गई ना भारती, ऐसे ये बहरे हो गए। ये कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ कवियत्रियों का जैसे और सब शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का हर क्षेत्र में शोषण हो रहा है, ये कवियत्रियों का भी शोषण करना चाहते हैं कि वो आए भी, पूरा समय भी दें, और जो अपने जी जान से खून से लिखी, आंसू निकले हैं, खून से लिखी हुई जो कविताएं हैं, वो उनको वैसे ही सुना के चली जाए, तब तो आवाह कर लेंगे, वरना कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को बदलना होगा, उनको बताना पड़ेगा कि ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो आप शुरुआत कीजिए, गाजियाबाद में हम आपके साथ हैं, और आप जब भी इस तरह का कोई आयोजन करेंगी तो मैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में रहूंगी। ओम प्रकाश जी, आप कुछ जो श्रोता हैं हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके नाम एक बार ले लीजिए। जी, मैं तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बैठ गया हूँ यहाँ पर, जो जिस तरह से चल रहा है। वैसे नहीं, हालांकि सच्चाई कह रही हैं आप, बिल्कुल आपका सुनना भी जरूरी है, हमारी बात बाहर तक कौन पहुंचाएगा? कोई नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सच्चाई कह रही है, सच्चाई बयां कर रही है, और आप इतना अनुभव है वो बोल रहा है, और कीर्ति जी भी जैसे बता ही रही है, इस तरह की स्थितियां होती है। लेकिन मतलब मेरा ये सब सुनने को तो बहुत मिलता ही है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जैसा कीर्ति जी ने भी आपसे कहा था कि हम इन चीजों का आलोचना तो करते हैं, लेकिन इन चीजों को दूर करने के लिए शायद उतने प्रयास नहीं करते, इसीलिए ये चीजें हावी हुई हैं। आज जो हमारे वरिष्ठ जो रहे हैं, चाहे आप भी रही हैं और भी बड़े बड़े कवि जो रहे हैं, मंच को अगर खराब होने दिया इन लोगों ने, उसका विरोध नहीं किया जैसे सभी को मिलकर करना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कवियत्रियों में एकता नहीं थी ना, एक कवियत्री कहाँ, दूसरी कहाँ, तीसरी, और सबके अपने वो रहे कि भाई अपने उलझन रही, अपनी घर गृहस्थी के साथ उलझी हुई है, कौन कहाँ तक लड़ेगा इनसे? पर अगर हम ठान लें तो हम चुनौती नहीं, जैसे हम भी सुनते हैं इधर उधर से। ठान ही लीजिए आप, तो मैं कहती हूँ आप ठान लीजिए, आपके मन में आ रही है ना। मैं तो कल्याणी जी से कह रही हूँ, राजभाषा मंत्रालय में बैठे हैं, हर मंत्रालय में एक दो कवियत्रियों को बुला के कवियत्री सम्मेलन क्यों नहीं कराते? शुरुआत कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कविता क्या होती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है, देखिए जो भी कवित्रियां सुनाती हैं, ज्यादातर को कहा जाता है कि मतलब आप श्रृंगार सुनाओ, तो मजबूरन उनको सुनाना पड़ता है, जबकि और भी भाव की कविताएं वो लिखती हैं अच्छी। और लेकिन एक बात टोकती हूँ, मुझे एक कवि ने कह दिया, ये आई है श्रृंगार के, ये तो है ना रोएंगी,
मैंने कहा अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं चिंगाड़ूंगी। दहाड़ूंगी और मैं दहाड़ूंगी। और मैंने पहले ओज की कविता सुनाई मंच पे, एक नहीं 2 3 4, और जनता मेरे साथ हो गई। और जब दूसरा दो चला तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ, ट्रेन टाइम हो गया। तो जनता उठ के लेट गई कि आप इतना अच्छा ओज सुनाती है तो हम श्रृंगार भी आपसे सुनेंगे। और वो जन के जाएंगी तो हमारे छाती पे पैर रख के जाएंगी। मैंने कहा नहीं, मैं श्रृंगार का एक गीत सुना के जाऊंगी। तब श्रृंगार का ये एक गीत सुना के निकली। कहाँ की बात है? ये कहाँ की बात है? ये अशोकनगर गुना के पास। गुना, अशोकनगर। हाँ, नहीं, ये होना चाहिए कि सभी रस वहाँ की के कविताएं श्रोता तो जैसे बड़े वैसे हैं, वो किसी को जाने नहीं देते बीच में। नहीं, बिल्कुल पहले मैंने ओज ही सुनाया, और जो ओज सुनाया उसकी 4 पंक्तियां सुबह तक सारे सुनते कैसे हैं वो, जुड़े जब थे। तक, हाँ बहुत सुनते हैं वहाँ। हाँ, जी हाँ। मैं 4 पंक्तियां कीर्ति देना चाहती हूँ। वो है, जी स्वागत। सरहद जी, के स्वागत उस स्वागत। पार से, सरहद के उस पार से, कांटों की दीवार से, जाने कैसी गर्म हवाएं आती हैं, चिड़िया गाते गाते ये चिल्लाती हैं, सरहद वाह, के उस पार से, बहुत बढ़िया। सरहद के इस पार से। सारे जितने श्रोता थे रिदम से जुड़े, शब्दों से जुड़े। और उसके बाद तुम एक के बाद एक गीत, 3-4 गीत मैंने जो ओज के पढ़े। मैं कि आज तुम ओज ही सुनो, श्रृंगार आज रोना ही नहीं है, हम ओज यही होना सुनाते हैं। चाहिए, विविधता होनी चाहिए। जैसे तर्कस में सारे तीर होने चाहिए। कवित्रियां जब मंच पे उतरती हैं तो तर्कस में हर प्रकार का तीर, हाथ से हो तो हाथ से, ओज हो तो ओज, श्रृंगार हो तो श्रृंगार, विरह है तो विरह, मिलन है तो मिलन, सारे होने चाहिए, तब वो सक्सेस हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। आप जो दोनों कवित्रियां बैठी हुई हैं वो इस फन में माहिर हैं। सभी तरह के रंग और रस की कविताएं आप दोनों ही लिखती हैं। कीर्ति जी भी हर रंग और रस की कविताएं लिखती हैं। हाँ तो जी, इसी तरह कविताएं विविधता होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब बिल्कुल। एक ही उसमें बिल्कुल। सुनाया जा रहा है। तो मैं कुछ श्रोताओं के तकरीर नाम ले आप दूं। हाँ, श्रोताओं के जी, नाम। जी। हाँ जी, जी, बहुत सारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय चेतन आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। विनय सक्सेना जी हैं, जगदीश मीणा जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। दिनेश झा जी हैं, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी हैं, स्वदेश अरोड़ा जी, बिलकेंद्र अरोड़ा जी हैं, डॉक्टर अक्षय प्रताप अक्षय जी भी हैं, उन भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत है। कुसुम यादव जी हैं, मिथिलेश दीक्षित जी हैं, गणेश दत्त बजाज जी हैं, कल्याणी झा जी हैं, डॉक्टर सुषमा सिंह हैं, रविशंकर पाठक जी हैं, प्रमीला शरद व्यास जी हैं, गुज्जुल जी हैं, सीमा श्रीवास्तव, विपिन दीक्षित जी हैं, राम गोपाल चौबे जी हैं, अंजू लता जी हैं और पूर्णिमा तिवारी जी हैं, डॉक्टर अंजुलता सिंह, सुनीला नारंग जी हैं, माधुरी व्यास जी हैं, सुंदर सिंह जी हैं, राजीव राज जी भी जुड़े हुए हैं, मंजू शाक्य जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रही हैं। उनका एक कमेंट बहुत अच्छा है। कीर्ति जी, आपने कहा था मैं 100 के करीब कर चुकी हूँ कवित्री सम्मेलन, तो वो कह रही है कि अब 101वें में हो सकता है हमारा भी नाम आ जाए किसी तरह। मंजू शाक्य जी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जाने करती हैं। दीजिए, खुलने दीजिए थोड़ा सा, फिर देखते हैं, कराते हैं कुछ ना कुछ। गजेंद्र गज्जू जी हैं, कमलेश कुमार दीवान जी हैं, राजेश राज फेमस जी हैं, राजेश अग्निहोत्री जी हैं, प्रवीण कुमार पांडे जी हैं, विमल तिवारी जी हैं, डॉक्टर राधा शाक्य जी हैं, रजनी मुंदड़ा जी हैं, शिब्बू चहर जी हैं। तो काफी जिन लोगों के नाम मैं नोट कर पाया उन सभी के नाम लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ के नाम छूट गए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, हमारे हम तीनों की ओर से और पूरे हमारे पटल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप इस कार्यक्रम से जुड़े। और मैं ये कहूँगा कि आप सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये जो इतनी महत्वपूर्ण बातें रमा जी बता रही हैं कवि सम्मेलनों के संबंध में, और बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ बता रही हैं, एकदम सपाट बयानी में, कोई इसमें छिपाने वाली बात उन्होंने रखी नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा वो कह रही है। और बहुत अच्छी बात है, जब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी तो लोगों को पता अभिधा में ही समझते हैं, लक्षणा व्यंजना समझते ही नहीं, अभिधा ही समझते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आजकल अभिधा का जमाना है, लक्षणा व्यंजना के लिए समय ही नहीं है समझने का लोगों के पास। तो हमारे जो दीदी एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कवित्री सम्मेलन मैंने भी कराए हैं। एक कठिनाई मुझे आई हमेशा से कि कवित्रियां अधिकतर एक ही धुन में सुनाती हैं। बहुत सारी कवित्रियां एक ही धुन में सुनाती रहती हैं, तो कवित्रियों का चयन करना बहुत कठिन हो जाता है कि अगर उसमें विविधता नहीं होगी तो कवित्री सम्मेलन नहीं जमेगा। तो क्या आपके सामने कभी इस तरह की आई? क्योंकि मेरे मुक्तकों की जो धुन है मेरी स्वयं की बनाई हुई है, मेरे गीतों की धुन मेरी स्वयं की बनाई हुई है, उसमें बहुत सारी कवित्रियां सुनाती हैं, तो मैं कैसे उनका चयन करूं?
किसी भी कवयित्री सम्मेलन में या किसी भी कार्यक्रम में। अगर सब लोग एक ही धुन में सुनाती रहेंगी तो कवयित्री सम्मेलन तो फेल हो जाएगा। तो क्या कवित्रियों में विविधता होनी चाहिए ना, ऐसा लगता है? विविधता होनी चाहिए। देखो, मुक्तक तो आप सुना सकते हो, तब भी चल जाता है कि मुक्तक तक आप सीमित हैं कि उसी धुन में चलते हैं। पहले वो पर्वतों के नहीं, उसी धुन में नहीं, उसी धुन में चलते हैं नहीं, किसी की स्वयं की बनाई हुई धुन है, आप उसी में सारे लोग सुनाने लगे। आप और देखो डॉक्टर कुंवर बेचैन की धुन, गीत की धुन, गजलों की धुन, और क्या कहते हैं मुक्तकों की धुन, कितने लोग सुना रहे हैं, दुनिया भर में लोग सुना रहे हैं। परंतु आप जितने भी गीत लेंगे, गजल लेंगे, आप जो भी लेंगे, मुक्त, सबकी धुन अलग है। तो ये है कि जब हम कवयित्री सम्मेलन कराते हैं तो उनमें विविधता नहीं हो पाती। जैसे हमने कवि सम्मेलन कराते हैं तो हास्य के भी बुलाते हैं, तो हास्य के हर कवि अलग अलग तरह के बुलाते हैं। एक गायन शैली के हो गए, एक चुटकुले वाले हो गए, एक थोड़े व्यंग वाले हो गए। लेकिन जब कवयित्री सम्मेलन कराते हैं तो चयन करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे विविधता लाएं। लगाना तो पड़ेगा, पर मिल जाएंगी। ऐसी हैं कवित्रियां जो बहुत अलग भी लिख रही हैं और अलग पढ़ रही हैं। एक आपका संस्मरण मैं जानना चाहूंगी। हम हैदराबाद गए थे, वो संस्मरण अवश्य सुनाइए आप। हैदराबाद में कवयित्री सम्मेलन हुआ था, रत्नमाला साबू जी ने कराया था शहीदों की याद में, उसका संस्मरण आप सुनाइए। वो कारगिल युद्ध के बाद किया था, और अहिल्या मिश्रा जी थी, उन्होंने मुझे फोन किया था कि रमा जी हम ऐसा चाहते हैं और हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं है तो हम ज्यादा दे नहीं पाएंगे, पर हम चाहते हैं कवयित्री सम्मेलन हो। तो मैंने कुछ कवयित्रियों के नाम दे दिए, मैं कि मेरा नाम लेके बात कर लेना, पर वो इतनी दूर से आएंगी, कम से कम 2100 रुपए कम से कम आने जाने का दे दीजिएगा, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो मैंने कई भोपाल से, कई इलाहाबाद से और दूर दूर की कवित्रियों के उनको नंबर दे दिए। अब वहां से हैदराबाद जाना कोई आसान बात नहीं है, और वो कवित्रियां सिर्फ रमा सिंह के नाम पे चली गई। ट्रेन में कीर्ति मुझे मिल गई, तो ट्रेन में हम दोनों की बात होने लगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो उन्होंने कुछ अलग देने को कहा है, तो मैं इतने पे, मैं कही कोई बात नहीं, तुम्हारी डायरेक्ट बात है, मुझे उन्होंने ऐसा कहा, मैंने कह दिया है। तो क्या कि आप बहुत सीधी है दीदी, आप ऐसे ऐसे कर देती है। सारी कवित्रियों को बुला लिया। अब वहां पहुंचे तो मधुमिता शुक्ला थी, सबसे हाईएस्ट पेमेंट, जो सबसे कम उम्र की लड़की थी, जो नई नई मंच पे आई थी, जिसका अपना लेखन नहीं था, उस मधुमिता शुक्ला का हाईएस्ट पेमेंट था। और उसके बाद मधुमिता पहले दौर में इतना नहीं जमी, फिर वो कहीं पीछे गई, कुछ अपने कुछ चढ़ा चढ़ू के आई होगी, क्योंकि ये जो कवित्रियां होती है ना आजकल, बहुत चलता है इनके भी। हमारे साथ तो नहीं चलता, तो हमने पहले भी कवित्रियां देखी हैं, आप उनके अटैची में देखेंगे बहुत कुछ मिल जाता था। तो वो चढ़ा चढ़ू के आई, और उसके बाद जो उससे बोलना शुरू, हाथ पे मार के जो सुनाना शुरू किया, तो लगा कि पूरा मंच ही उसके हाथ में हो गया। पर इस प्रकार की जो बात हुई, तो बाद में मेरी अहिल्या मिश्रा से इस बात को मैंने कहा भी, मैं कि जब आप इतने हजार उसको दे सकती हैं, तो इतनी वरिष्ठ कवियत्रियां जो मेरे नाम पर आ गई हैं, आपने उनका शोषण क्यों किया? ये आपको नहीं करना चाहिए था। इस बात पे मेरा झगड़ा भी हो गया। और उसके बाद मधुमिता का जो हश्र हुआ वो आपको पता ही है, क्योंकि बहुत आकांक्षा महत्वाकांक्षा में अंतर है। आकांक्षा रखना बहुत जरूरी है, महत्वाकांक्षी होना, वो भी अति महत्वाकांक्षी होना, वो कहीं ले डूबता है। और मधुमिता शुक्ला के साथ वही हुआ, अति महत्वाकांक्षाएं उसको ले डूबी। और वहां की जो आयोजिका थी, उनसे शायद मेरे 15-20 साल तक मैंने बात भी नहीं की। मैं किसी से बहुत जल्दी नाराज नहीं होती, पर कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मेरे दिल को ठेस लगती है। कोई मुझसे धोखा देता है। वो भी एक महिला थी, और उन्होंने महिलाओं को इतने दूर दूर से बुला लिया, उन्होंने समझा नहीं, महिलाओं का शोषण किया। उसके बाद से मैं आज तक हैदराबाद उनके कार्यक्रम में तो नहीं गई हूँ कीर्ति, कभी कि मैं नहीं आऊंगी। आप कितना भी पैसा दे दो, मैं पैसे पे नहीं हूँ, मैं बात पे जाती हूँ। मेरे बात में अंतर नहीं होता, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ, जो मैं करती हूँ वो मैं कहती हूँ, कथनी करनी में अंतर नहीं। इसीलिए क्षत्राणी कहलाती हूँ, पक्की क्षत्राणी हूँ। तो इसीलिए तो आपका व्यक्तित्व इतना दबंग है कि चाहे कवि हो, चाहे कवयित्री हो, चाहे आयोजक हो, चाहे संयोजक हो, वो सारे के सारे दुम दबाकर बैठे रहते हैं। लेकिन आप इतनी सरल भी हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि मेरा नाम लेकर आप सबसे बात कर लीजिए, जबकि मैंने देखा कि उस कार्यक्रम में धन की कोई कमी नहीं थी। जो आयोजिकाएं थी, उन्होंने जिस तरह का जो हॉल बुक किया था, जो मंच की साज सज्जा थी, जो उन्होंने गिफ्ट दिए थे सबके सामने मंच पर, क्योंकि वो तो दिखाई दे रहे थे कि इन्होंने इतने बड़े बड़े गिफ्ट दे रही हैं कवित्रियों को,
लेकिन उसके बाद वो क्या दे रही हैं और क्या नहीं दे रही हैं वो किसी को नहीं पता। लेकिन इस तरह के छल करने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए बहुत बच के चलना पड़ता है। सही बात है। ऐसे ही कई सारे संस्मरण, आप खिलाड़ी भी रही हैं, तो खेल हाँ के जी। जीवन की कोई कोई अगर कोई घटना आपको पता हो, किस्सा सुनाना चाहें तो सुनाइए। फिर ओम प्रकाश जी सक्रिय श्रोताओं के नाम हाँ, बताएंगे। हाँ, ऐसा था कि मैं जब पढ़ती थी तो उस समय मैं गेम्स में बहुत ज्यादा आगे थी और मैं वॉलीबॉल खेलना चाहती थी। तो मेरे जो गेम्स के इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं रमा, 3 गेम खेल सकती हो, तो तुम जो है वॉलीबॉल नहीं खेलोगी, और तुम लंबी हो तो बास्केटबॉल में जाओ, थ्रो बॉल खेलो और बेसबॉल खेलो। तो मैंने कहा बेसबॉल भी खेल रही हूँ, थ्रो बॉल खेल रही हूँ, पर मैं वॉलीबॉल खेलना चाहती हूँ, बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहती। कि नहीं तुम नहीं खेल सकती हो। मुझे इतना गुस्सा आया और मैंने कहा कि मेरे बिना अब ये टीम जाएगी तो मैं देखती हूँ कैसे जाएगी टीम यूनिवर्सिटी। और मैं जुट गई अपनी फ्रेंड्स को लेके, दिन रात प्रैक्टिस करने, दिन दहाड़े धूप में प्रैक्टिस करना। उस समय गर्मी नहीं लगती थी, अब बहुत गलती लगती है। और दिन दहाड़े प्रैक्टिस करके 1 हफ्ते बाद चयन होना था और 1 हफ्ते बाद के चयन में मेरा नाम उसमें आया और अंत में वॉलीबॉल में मैंने नेशनल तक रिप्रेजेंट किया। तो वाह, ये जो ऐसी ये लगन जो है। अरे लगन तो ऐसी कि कोई मुझे ये कह दे तुम ये नहीं कर सकती तो मैं करके दिखाऊंगी, अभी भी कर सकती हूँ। मैं बहुत धत्ती किस्म की महिला हूँ, जब करती हूँ तो करती हूँ, वरना मैं सब छोड़ देती हूँ। आराम से जीती हूँ, मस्ती के साथ रहती हूँ। और जब करती हूँ, जब लिखने बैठती हूँ तो सिर्फ लिखती हूँ, जब घर के काम करती हूँ घर के काम करती हूँ, जब दोस्ती है तो दोस्ती है, बाकी सब चला। तो मैं बहुत अलग प्रकार की महिला हूँ। मैं किसी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होती और बहुत ज्यादा किसी से डिटेक्ट भी नहीं होती। सबसे नमस्ते रखो और अपनी करते रहो, तब आप जिंदगी जी सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल है। आप किसकी जी हजूरी करेंगे, किसके आगे पीछे जाएंगे। आज मैं अपने अपना लिखती थी, प्रोफेसर थी कॉलेज में, इसे कोई शोषण नहीं कर पाया। अपना लिखती थी, इसे मैं लिखती चली गई, आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और अभी भी वो अटल बिहारी सम्मान मुझे यूं ही नहीं मिल गया, अभी जो मिला है मुझे इस 14 सितंबर को। तो ये जो मिलते हैं सम्मान, या ऐसे नहीं मिल जाते। आप कर्म करते हैं, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं पीछे झलकता है उस कर्म के पीछे। मांगने से कुछ नहीं मिलता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम कभी भीख मांगने नहीं गए किसी के पास, ना हमने किसी से कहा हमें इतने पैसे दीजिए। मैंने ऐसी ऐसी कवित्रियों को देखा है जो पैसे जो आपके तय हुए हैं उसके बाद में, इतना मिलने के बाद भी यूं लिफाफा फेंक के चली गई, और बाद में आयोजकों को उनके पैसे बढ़ाने पड़े। मैं चुप बैठी थी तो उन्होंने चुपचाप लाके मुझे अपना आप दे दिए कि जब उनके बढ़ाए तो रमा जी आपके क्यों नहीं। तो ये जो पैसे की लड़ाई है, पैसे के पीछे आप अपने व्यक्तित्व को इतना गिरा दें कि कल को कहें कि अरे वो तो पैसे, इतने पैसे दे दो तो हो जाएंगी। हम पैसे पे बिकने वाले नहीं हैं कीर्ति। हम अपने व्यक्तित्व का बहुत ध्यान रखते हैं। हम स्वाभिमानी हैं, अभिमानी नहीं है। स्वाभिमान बनाए रखें, पर अभिमान नहीं आना चाहिए, ये चीज है। तो मैं तो बहुत अलग प्रकार की हूँ, सोच मेरी बहुत अलग है। जुझारू महिला हूँ, अभी भी जूझती रहती हूँ, कर्म करती रहती हूँ, बिल्कुल, ये चलता है। वो दिखाई दे रहा है, और इसीलिए हमने आपको अपने पटल पर आमंत्रित किया है कि कवि सम्मेलन का बहुत एक दूसरा पक्ष भी बहुत खूब। आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कभी कभी मेरे कान में भी ऐसी बात पड़ती है कि अगर टीम बनानी है तो कवयित्री कोई 20, 21, 18, 19, 25 साल से तक की हाँ। कोई कवयित्री अगर आ जाए तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन मैं ये कभी सोचती हूँ कि कवि तो व्हील चेयर पर बैठे हुए भी मंच पर आ रहे हैं, और इनको, हाँ, जिनको बोलना तक नहीं उनको आ रहा, जिन्हें बोलना तक गोद नहीं में आ उठा रहा, उठा के ला रहे जिनके हैं। जिनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन उन्हें उन्हें भी आयोजक गण बुला रहे हैं। अगर वो बहुत काले हैं तब भी उन्हें बुला रहे हैं, लेकिन हाँ, कवयित्री उन्हें गोरी चाहिए और साथ में बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी दिखने वाली चाहिए। कम एक उम्र एक की घटना मैं चाहिए। आपको बताऊंगी दीदी, मैं आपको एक घटना बताऊंगी कि दूरदर्शन का कार्यक्रम था, उसमें कोई महिला ही प्रोड्यूसर थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको तो हम बुला ही रहे हैं, लेकिन एक कवयित्री आप और नाम बता दीजिए जो बहुत सुंदर सी दिखती हो। तो मैंने कहा यहाँ आपको कविता सुननी है या उसकी सुंदरता देखनी है? बोली नहीं, फिर भी ये दूरदर्शन का पर्दा है ना, तो यहाँ पर अच्छा हाँ, अच्छा दिखने वाले चेहरे भी होने चाहिए। तो मैंने उस दिन उनको ये कहा कि आप मेरे कहने से एक ऐसी कवित्री बुलाइए जो बहुत अच्छा सुनाती हैं, और आप आपके दूरदर्शन के कार्यक्रम में वो 4 चांद ही लगाएंगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप कह रही हैं तो बताइए, लेकिन फिर भी बड़े डरते डरते उन्होंने उनकी फोटो दिखाई है पहले। मैंने कहा कि फोटो तो क्या करना देख के, वो तो आ जाएंगी। हाँ। तो फिर भी वो बहुत डरते डरते कि ठीक है कीर्ति जी आप कह रही हैं तो हम बुला लेते हैं उन्हें, लेकिन वो ठीक अच्छा तो करेंगी ना? मैंने कहा नहीं, आप बहुत अच्छा सुनाएंगी वो। और वास्तव में
जिस कवित्री का नाम मैंने बताया था उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, और बाद में उस प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि वास्तव हम तो ये सोच रहे थे कि एक कोई अच्छा सुदर्शन सा चेहरा हमारे मंच पर बैठे, लेकिन आपने एक अच्छी कवित्री का नाम हमें बताया तो अच्छा लगा। तो ये एक कीर्ति, तरह की लड़ाई होती है, ऐसा कोई कहता हाँ, नहीं है। जिस तरह से मैंने कहा कि नहीं आप इन कवित्री को बुलाइए और आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी गलत का चयन कर लिया है, लेकिन ऐसे कीर्ति ऐसे अगर, ऑफर हमारे सामने भी आते हैं तो हमें बहुत प्यार से, बहुत मनुहार से या किसी भी तरह से उनको इस तरह समझाना पड़ता है। और कई बार मैंने समझाया है, और आपके सामने भी इस तरह के कई किस्से आए होंगे। बिल्कुल। कीर्ति अगर आपको पता हो, ज्ञानवती सक्सेना जी बरेली से थी, जी और बिल्कुल, बहुत आज अच्छी आज कवित्री से थी। वो 50 साल पहले जब वो मंच पे आती थी, तो जिस हम्म परिवार से आती थी वहाँ इतना मतलब घूंघट हो गया था, पर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसे मंच पे आना पड़ा। तो जो मंच पे आती थी तो श्रोताओं की तरफ पीठ रहती थी, घूंघट काट के बैठती थी, और तब माइक से वो गीत सुनाती थी, और सारे श्रोता मंत्र मुग्ध होके सुनते थे सही कि में यही बहुत अच्छा किसको सुनना सुनाती है, थी। ज्ञानवती सक्सेना को सुन रहे हैं हम। किसी ने उनके ये नहीं कहा कि हम उनका चेहरा देखेंगे। ये चेहरा देखने का जो आया ना, ये नाटकीय अंदाज जो आने लगे सारे, ये बहुत बाद में आए हैं। आपको पता नहीं होगा, महादेवी को एक कवि ने टोक दिया था, किसी ने, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा महादेवी आज तो मंच पे आ गई है, उसके बाद तुम मंच पे नहीं आओगी, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता होगी मैं पूर्ति करूंगी। और सुभद्रा उनकी बड़ी बहन बन के सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी को मंच पे नहीं आने दिया कि तुम लिखती रहो पर तुम मंच पे नहीं आओगी। आप सोचिए, ये आज से नहीं, ये तब लेकिन से शोषण लेकिन चल रहा है। लेकिन हाँ, ये तो एक तरह से मैं पलायन मानती हूँ। कवि पर वो, सम्मेलन में जितनी भी क्योंकि वो गंदगी है या जो भी कोई गंद, हाँ, कठिनाइयां हैं, उनसे हाँ, अगर हम हाँ, पीठ दिखाकर चले जाएंगे तो इसको ठीक कौन करेगा? हमारी भी तो बिल्कुल। कोई वो, जिम्मेदारी है कि नहीं? पर वो उस समय की उनकी उम्र कम रही होगी, और सुभद्रा जी तो स्वतंत्रता सेनानी थी, उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा नहीं, छोटी बहन का अपमान मैं नहीं सहन कर सकती, तो उन्होंने उनको रोक दिया। शायद मैं होती तो कहते नहीं, आप रोज आइए और रोज सुनाइए, देखते कोई क्या करता है। फर्क पड़ता है अपने मतलब व्यक्तित्व का, अपने आप आसपास के बिल्कुल फर्क एनवायरनमेंट का, पड़ता है, है ना। बिल्कुल फर्क पड़ता एनवायरनमेंट है। क्या है, लेकिन बहुत काम आपने करता है। आपने इस इतने साहस के साथ इतने सालों तक कवि सम्मेलन भी जारी रखा और साथ में साहित्य में भी अपना वर्चस्व रखा। इतनी सारी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं, इतने सारे आपके लेख प्रकाशित हुए हैं, गजलें, गीत, निबंध और क्या नहीं आपने लिखा है। और लिखने के साथ साथ में आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है। अभी एक चल लंबी रहे हैं। यात्रा कवि सम्मेलन अभी भी चल रही है, तो एक लंबी यात्रा आपकी कवि सम्मेलनों की भी है और साहित्य की भी है, जो तो आप हमारी धरोहर हैं और एक प्रेरणा स्रोत हैं नए लोगों के लिए भी, कि किस तरह से अपने लेखन के माध्यम से अपना स्थान बनाया जा सकता है। ओम प्रकाश जी, अब आप सक्रिय श्रोताओं के नाम बताएं। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके। अभी मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय इतना अधिक हो गया है, क्योंकि इतने देर में आपके पूरे व्यक्तित्व को समेट पाना बहुत कठिन है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि नव दुर्गा के समय पर, नवरात्रि के समय पर एक ऐसी महिला शक्ति को हम आमंत्रित करें जिसकी जिसकी बातों से भी प्रेरणा मिले, जिसके व्यक्तित्व से भी प्रेरणा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। बहुत बहुत अब शुक्रिया। माइक आपकी तरफ। जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी जुड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं कि आदरणीय कीर्ति काले जी, दूसरों के लिए आवाज उठाने वाली आप जैसी कवित्रियां भी तो होनी चाहिए। और राधा साक्य जी बता रही हैं कि स्वर्गीय विद्या सक्सेना जी भी घूंघट निकालकर रचनाएं पढ़ती थी। हाँ जी, हाँ जी। और मिथिलेश दीक्षित जी कह रहे हैं कि मंचीय स्तर को सुधारने का साहस आप में है कीर्ति जी। तो बहुत कीर्ति अच्छे बहुत अच्छे लोगों को कमेंट आ उम्मीद रहे है। हैं। जो आपने बात की थी धन्यवाद। कि जो सुंदर कवित्रियों को रखना चाहते हैं, तो आदरणीय चेतन आनंद जी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग सिर्फ कविता सुनने नहीं जाते हैं, वो शायद वो देखने भी जाते हैं कवित्रियों को। उस नजरिए से शायद उन्होंने ऐसा किया। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे और भी कमेंट आ रहे हैं। आज का आयोजन बहुत सार्थक, बहुत लाजवाब, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी कह रही हैं। तो हमारे साथ अभी कुछ और दर्शक जुड़े हैं। शुभ्रा सिंह जी जुड़ी हैं, हंसा सिंह जी हैं, राजकुमार रंजन जी हैं, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी, वत्सला पांडे जी, पूर्णिमा तिवारी जी, शुभू चहर जी, रजनी मुंद्रा जी और तमाम जो पहले भी मैं काफ़ी नाम ले चुका हूँ। आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ मंच की ओर से और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आप हमारे सभी कार्यक्रमों को इतना सफल बनाते हैं। और जो हम सक्रिय श्रोताओं का जो 2 लोगों का नाम रह गया था जिनको सक्रिय श्रोता सम्मान दिया जा रहा है आज, वो है पंकज जैन जी
और करिश्मा सोनी जी। क्या बात। हरी जी वाह उनके वाह वाह, प्रमाण बहुत पत्र हो बधाई। तो उनको भी प्रदर्शित कर दे। ये पंकज जैन जी हैं, हाँ जी। ये भी हमारे सक्रिय श्रोता हैं, और करिश्मा सोनी जी हैं। इन दोनों को आज हम सक्रिय श्रोता सम्मान मंच की ओर से प्रदान कर रहे हैं। कविता किरण जी भी सुन रही हैं। जी, क्या बात। कविता किरण जी का भी हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। और ये जो घूंघट की बात आपने की ना रमा जी, हाँ अभी जी, हाँ जी। स्वदेश स्वदेश जरोरा जी भी सुनाया था। जी जी हाँ जी, अभी समोद सिंह चरोरा जी और स्वदेश जी जुड़ी हुई हैं। तो हाँ हाँ मार्च में ही इनके गांव में कवि सम्मेलन था, बहुत भव्य आयोजन किया था इन्होंने। और हाँ जी। हमारी भाभी जी स्वदेश सिंह चरोरा जी ने वहाँ घूंघट में काव्य पाठ किया घूंघट। था और सरस्वती वंदना की थी। वो मैंने पहली बार देखा ऐसा सीन। तो अभी भी इस तरह का अच्छा। हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो अब रहा ये है। सब। हाँ, नहीं, बहुत अभी अच्छा अभी लगा। जो गांव से जुड़े लोग हैं उनका है ये। एक बार मुझे भी अपने दिल्ली में मेरे जेठ सामने बैठे थे, और वो जी आ जी। गए तो क्या करें फिर तो मुझे भी सर में सर ढक के काव्य पाठ करना पड़ा। घूंघट तो नहीं किया, बस सर तो ढकना ही पड़ा मुझे। और चलिए, मैंने वो भी उनसे कहा था हाँ, तो हमारी फर्क पड़ता है संस्कृति इन का चीजों हिस्सा का। है। जी हाँ, जी, सम्मान सम्मान अपनी बात है। अपनी बात है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जी, कविता किरण जी भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ मैं मंच की ओर से। जी कीर्ति जी। जी, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय डॉक्टर रमा सिंह जी की इतने विशाल अनुभवों से हम लोगों को बहुत लाभ मिला। और हमेशा मैं कहती हूँ कि कवि सम्मेलन बहुत अद्भुत विधा है। इसमें कवि सम्मेलन के साथ साथ में कवियों के अनुभव इतने सारे होते हैं। अगर हम घर बैठे या किसी ऑफिस में काम करें तो उसके अनुभव नहीं इतने सारे होते, बल्कि यात्राओं के माध्यम से जीवन के इतने व्यापक अनुभव कवियों को और कवयित्रियों को मिलते हैं जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जो मानदेय मिलता है वो तो मिलता ही है, वो खर्च हो जाता है, लेकिन जो अनुभव मिलते हैं वो अनुभव बहुत ही गजब। लाजवाब होते हैं। और वो हमारे जीवन का हिस्सा बनकर कभी कभी हमारी रचनाओं में भी निकलते हैं। तो ये एक बिल्कुल इतनी अद्भुत विधा है जो कविता को सीधे सीधे जनता के साथ जोड़ती है। तो हमारी सब कवियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि इस विधा को बहुत अच्छा शुद्ध रखें। मनोरंजन के साथ साथ में विचार मनोरंजन के कंधे पर सवार होकर पहुंचने चाहिए, भाव मनोरंजन के कंधे पर सवार होकर पहुंचने चाहिए, और कहीं कोई अभद्रता मंच पर न हो। कवित्रियां और कवि जो भी हैं उनका सबका संतुलित वहां पर स्थान हो तो कितना अच्छा हो। तो ये हमारा भी प्रयास है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से। आप लोग इतने सारे श्रोता यहाँ पर जुड़े, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे अगले शनिवार को कौन आएगा इसकी घोषणा हम आगे करेंगे। ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं, अपना प्रकाश फैलाना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूँ। मैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कुछ बात कहने के लिए। जो इतनी सार्थक बातें हुई और इतनी मतलब स्पष्टवादिता के साथ बातें हुई, तो मुझे लगता है इससे कुछ निकल के आना चाहिए सामने। जो बातें तो की हमने कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जब इतनी सार्थक बातें हुई हैं तो कुछ निकल के आना चाहिए। एक कवित्री सम्मेलन का आयोजन होना चाहिए। बिल्कुल हमारा मंच भी सहयोग करेगा आपका उसमें, रमा जी और कीर्ति जी तो बिल्कुल। करती है। तो उसमें आप ऐसा कीजिएगा, जैसे एक हमने दो जी, जैसे बाकी लोग करते हैं ना, एक दो कवित्रियां रखते हैं, आप एक दो कवि रखिएगा और सुंदर सुंदर रखिएगा उसमें से। ऐसा है ओम प्रकाश जी, एक कवित्री सम्मेलन मैंने भीलवाड़ा में कराया था। और उस जी भीलवाड़ा में उनकी तरफ से कोई ऑफर नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि एक कवि रखिए। उसे पता चलना चाहिए कि इतनी सारी जब कवियों के बीच में एक कवित्री होती है तो उसे कैसा लगता है। क्या तो कैसा हमने लगता है, सात या आठ तो हाँ, ये 7 या 8 कीजिएगा कवित्रियां और एक जरूर। एक कवि बुलाए थे। और अधिकतर मैंने ऐसा रखा था कि कवित्री सम्मेलन में किसी एक कवि को बुलाएं। तो ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है। और हमारा प्रेरणा दर्पण बिल्कुल सही साहित्यिक है। एवं सांस्कृतिक मंच हमेशा ही कवित्री सम्मेलन आयोजित करता रहा है। हम हर पिछली साल बार करते भी हैं, हमने, बिल्कुल। हाँ पिछले साल भी हमने कवित्री सम्मेलन आयोजित किया था। इस बार भी प्रयास करेंगे, अगर स्थितियां अच्छी रही तो आपको अवश्य बुलाएंगे। और आप बुलाएंगे, बिल्कुल। देखिएगा कि बिल्कुल किस तरह से हमारा मंच काम करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक। अब समय हो चुका है, हम आज्ञा चाहेंगे। और रमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने बहुत अपने बहुत अनुभव आभार शेयर कीर्ति करने के आपका लिए। और कल्याणी जी का। बाय। बहुत जी, अच्छा मंच बहुत दिया, बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। आप आई और हमारे मंच पर आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और फिर पुनः दोबारा जरूर आपसे मुलाकात मिलेंगे, होगी। जरूर मिलेंगे। ठीक। ओके जी, शुभ रात्रि। जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार।